हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना ऐसे कितने ही छोटे छोटे काम होते हैं जिन पर शायद हम कभी दूसरी बार ध्यान भी नहीं देते। हाँ, बहुत सारे काम, मतलब हमें लगता है बस रूटीन है। एग्जैक्टली जैसे किसी ने अपने महंगे डिजाइनर कपड़े ड्राई क्लीनर को दिए या फिर कार को मैकेनिक के गराज में छोड़ दिया सर्विसिंग के लिए। राइट। ये चलिए एक और बहुत ही आम सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वीकेंड पर पढ़ने के लिए किसी ने अपने दोस्त को एक नॉवेल उधार दे दी। ये तो सब करते हैं। हाँ, तो देखने में ये सब बहुत ऑर्डिनरी लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग लॉ छिपा हुआ है। बिल्कुल, एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क चल रहा होता है बैकग्राउंड में। राइट, और आज के इस डीप डाइव का हमारा मेन मिशन यही है। हम इस कॉम्प्लेक्स कानूनी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के काफी नोट्स और केस लॉज हैं। वही तो, हम आज एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की गहराइयों में जाएंगे और ये समझेंगे कि बिना कोई स्टैम्प पेपर खरीदे हम लोग रोज कितने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से हमारी डेली लाइफ से जुड़ी है। बस हमें टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होते। राइट, तो अगर हम डायरेक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें तो वहाँ ये बेलमेंट वर्ड आता है जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, बेलमेंट। एक्चुअली ये शब्द ना एक पुराने फ्रेंच वर्ड बाइलियर से निकल कर आया है। ओह अच्छा। हाँ, और उस फ्रेंच वर्ड का मतलब होता है टू डिलीवर, यानी फिजिकली किसी चीज को सौंपना। ओके, मतलब डिलीवरी देना। एग्जैक्टली। कानूनी भाषा में बेलमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां एक इंसान किसी खास मकसद के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दूसरे को अपना सामान देता है, जिसे लॉ में हम गुड्स कहते हैं। राइट। और इन इंसानों को क्या कहते हैं लीगली? जो अपना सामान देता है उसको बेलर कहते हैं। बेलर, ओके। हाँ, और जिसे वो सामान मिलता है उसे बेली कहा जाता है। ये दोनों टर्म्स आगे पूरी चर्चा में बार बार आएंगे। गॉट इट। बेलर देने वाला और बेली लेने वाला। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कोर प्रिंसिपल आखिर है क्या? कोर प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ पोजेशन यानी कब्जे का ट्रांसफर होता है। ओके, सिर्फ पोजेशन का। हाँ, जो ओनरशिप है यानी मालिकाना हक, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। अच्छा, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान ने एक बहुत ही महंगा इंपोर्टेड कपड़ा खरीदा और उसने वो कपड़ा अपने टेलर को एक सूट सिलने के लिए दे दिया। परफेक्ट एग्जाम्पल। तो अब जैसे ही उसने वो कपड़ा टेलर के काउंटर पर रखा तो क्या वो कपड़ा टेलर का हो गया? बिल्कुल नहीं। मालिकाना हक तो असली मालिक के पास ही रहता है। वही तो, टेलर के पास सिर्फ एक खास काम के लिए यानी सिलाई के लिए उस कपड़े का पोजेशन होता है। एग्जैक्टली। और यही वो पॉइंट है जो बेलमेंट को सेल से यानी बिक्री से कंप्लीटली अलग कर देता है। सेल में तो सब कुछ चला जाता है ना? हाँ, सेल में ना सिर्फ पोजेशन बल्कि ओनरशिप भी हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाती है। एक बार पैसे दे दिए और सामान ले लिया तो पुराने मालिक का कोई हक नहीं बचता। मेक सेंस। लेकिन बेलमेंट में ओनरशिप एकदम सेफ रहती है। राइट। बेलर हमेशा गुड्स का सुप्रीम ओनर रहता है। लॉ ने फर्क इसलिए बनाया है ताकि लोग बिना डर के अपना सामान रिपेयर या ट्रांसपोर्ट के लिए दे सकें। हाँ, अगर हर डिलीवरी सेल बन जाती तो डेली लाइफ कैसे चलती? वही तो, कॉमर्स चलना ही नामुमकिन हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सामान दिया जा रहा है वो बेलमेंट की स्ट्रिक्ट कंडीशंस में आना चाहिए। बिल्कुल। इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। सबसे पहली तो ये कि बेलमेंट हमेशा मूवेबल गुड्स का ही हो सकता है, यानी चल संपत्ति। ओके, मतलब जमीन या बिल्डिंग जैसी इमूवेबल चीजों का नहीं हो सकता। नहीं, आप अपना घर किसी को रिपेयर के लिए सौंपते नहीं हैं, वहां आप बस एक कॉन्ट्रैक्टर बुलाते हैं। राइट। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल क्या है फिर? वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सामान पर कब्जा एक्चुअली ट्रांसफर होना ही चाहिए। और ये डिलीवरी 2 तरह की हो सकती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, ये थोड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। एक्चुअल तो मैं समझती हूँ जैसे कार मैकेनिक को फिजिकली दे दी। एक्चुअल बहुत सिंपल है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में सामान अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। अच्छा, तो पोजेशन कैसे ट्रांसफर होता है? लीगली ट्रांसफर हो जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है किसी वेयर हाउस या गोडाउन की चाबी हैंड ओवर करना। ओह वाओ, गोडाउन वही है, सामान भी वही है। राइट। लेकिन जैसे ही चाबी दूसरे इंसान के हाथ में गई, लीगली उस सामान का पूरा पोजेशन ट्रांसफर हो गया।
कानून उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे सामान फिजिकली दिया गया हो। दैट इज सो इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है। राइट। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि जब वो बैंक लॉकर में अपने गहने या पेपर्स रखते हैं तो वो बैंक के साथ बेलमेंट में एंटर कर रहे हैं। हाँ, लोग यही मानते हैं कि बैंक अब उनका बेली बन गया है। राइट। उन्हें लगता है बैंक की पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या लीगली सच में ऐसा है? सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कानूनी रूप से देखें तो बैंक लॉकर में सामान रखना बेलमेंट बिल्कुल नहीं है। वेट, सच में? क्यों नहीं? इसका रीजन उसी एक्सक्लूसिव पोजीशन वाले रूल में है जो हमने पहले बात की। जब आप बैंक लॉकर में सामान रखते हैं तो उस सामान का एक्सक्लूसिव पोजीशन बैंक के पास नहीं होता। अच्छा, क्योंकि लॉकर की एक चाबी तो हमारे पास भी होती है ना? एग्जैक्टली। चाबी कस्टमर के पास होती है और बैंक उस लॉकर को कस्टमर की परमिशन के बिना नहीं खोल सकता। ओह राइट, तो बैंक अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता। वही तो, बैंक के पास सामान पर कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल बैंक यहाँ पर बस एक सेफ स्पेस रेंट पर दे रहा है। ये रिलेशन लैंडलॉर्ड और टेनेंट जैसा है, मकान मालिक और किराएदार जैसा। वाओ, ये पॉइंट सच में एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। वाली बात पर कोई फेमस केस लॉ भी होगा? बिल्कुल। दो बहुत ही फेमस केस लॉज हैं कानूनी इतिहास में। पहला है कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विसालक्ष्मी। ओके, क्या हुआ था इसमें? इसकी स्टोरी किसी मूवी जैसी है। एक महिला थी जिसने एक सुनार को यानी गोल्डस्मिथ को अपने पुराने गहने दिए ताकि वो नए गहने बना सकें। नॉर्मल सी बात है। ओके, लेकिन एक ट्विस्ट था। हर शाम जब सुनार काम खत्म करता तो वो महिला आती थी। वो आधे बने गहने को उसी कमरे में रखे एक बॉक्स में डालती और उस पर अपना लॉक लगा देती थी। ओके, और चाबी? सबसे बड़ी बात, चाबी वो अपने पर्स में डालकर घर ले जाती थी। ओह, तो पोजेशन उसके पास वापस आ गया। एग्जैक्टली। एक रात उस कमरे से बॉक्स तोड़कर चोरी हो गई। महिला ने तुरंत सुनार पर केस फाइल कर दिया कि ये बेलीमेंट था, इसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन चाबी तो उसके पास थी, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पूरे फैक्ट्स देखे और कहा कि यहाँ बेलमेंट था ही नहीं, क्योंकि जब वो हर शाम लॉक करके चाबी ले जाती थी तो लीगली पोजेशन वापस अपने हाथ में ले रही थी। मेक सेंस। रात को सुनार के पास कोई एक्सेस नहीं था। राइट। बिना एक्सक्लूसिव पोजेशन के बेलमेंट हो ही नहीं सकता। सुनार बच गया। वाओ, कंट्रोल ना होने की वजह से। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस इसका उल्टा है, उल्जन वर्सेस निकल्स। एक पुराना इंग्लिश केस है। एक इंसान रेस्टोरेंट गया और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वेटर ने आकर उसका ओवरकोट ले लिया। अच्छा, वेटर ने खुद ले लिया? हाँ, कस्टमर ने मांगा नहीं था। वेटर ने एक कर्टेसी के तौर पर कोट लिया और उसे एक हुक पे टांग दिया। जब कस्टमर ने खाना खत्म किया तो कोट गायब था, चोरी हो गया। तो क्या रेस्टोरेंट लायबल होगा इसमें? उसने तो बस कोट टांगा था। यहां कोर्ट ने उस रेस्टोरेंट को लायबल ठहराया। कोर्ट ने माना कि वेटर ने अपनी मर्जी से कोर्ट का पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली थी। ओह, क्योंकि कस्टमर ने नहीं टांगा था। एग्जैक्टली। वेटर के उस छोटे से एक्शन ने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया और लॉ की नजर में वो एक बेली बन गए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि वेटर ने तो बस मदद की थी। हाँ, लेकिन लॉ की फिलॉसफी है कि कॉमर्स ट्रस्ट पे चलता है। अगर बिजनेस किसी का सामान ले रहा है चाहे कर्टसी से ही, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्ट किया जाता है। राइट। पोजेशन का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि बस कोट टांगने से एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। बिल्कुल। ओके, तो अब यहाँ से चर्चा को थोड़ा और डीप ले जाते हैं। अब तक हमने जो भी देखा उसमें कोई ना कोई अग्रीमेंट या एक्ट ऑफ गिविंग था। लेकिन क्या हो अगर सामान बिना किसी इंटेंशन के दूसरे के पास चला जाए? मतलब बिना बात किए। हाँ, मान लीजिए कोई इंसान सड़क पर चल रहा है और उसे एक गिरा हुआ वॉलेट मिल जाता है। उसने वॉलेट उठा लिया। अब लॉजिकली दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। राइट। तो क्या वो वॉलेट उठाने वाला कानूनी रूप से कुछ जिम्मेदारियों में बन जाता है? इसका क्लियर कट जवाब है हाँ। लीगली इसको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कहा जाता है। जिसे भी सामान मिलता है, लॉ उसे ऑटोमेटिकली बेली बना देता है। ऑटोमेटिकली? हाँ। भले ही असली मालिक से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। हाँ। इंग्लिश लॉ और इंडियन कोर्ट्स दोनों ये मानते हैं कि बेलमेंट बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के भी हो सकता है। जैसे ही उसने वॉलेट उठाया, वो टेम्पररी कस्टोडियन बन गया। ओह, तो उसकी क्या ड्यूटी बन जाती है इस इम्प्लाइड बेलमेंट में? उसकी ड्यूटी है कि वो सामान की बिल्कुल वैसे देखभाल करे जैसे एक समझदार इंसान अपने खुद के सामान की करता,
और असली मालिक को ढूंढने की पूरी कोशिश करे। अगर उसने पैसे खर्च कर दिए तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का गिल्टी होगा, क्योंकि उसने ट्रस्ट तोड़ा है। वाओ, कानून उसको कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। जी, इस पर कोई लैंडमार्क केस है क्या? बहुत बड़ा केस है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिनान मोहम्मद हाजी हसन। ये तो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ओह अच्छा। बताइए, इसमें हुआ ये कि कस्टम डिपार्टमेंट ने कुछ गाड़ियां सीज की थी स्मगलिंग के शक में। ओके, कस्टम की पावर होती है ये। हाँ, लेकिन सीज करने के बाद उन्होंने गाड़ियों को यार्ड में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। बारिश धूप में महीनों बाद वो गाड़ियां कबाड़ बन गईं, पार्ट चोरी हो गए। ओह नो। फिर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई? इन्वेस्टिगेशन के बाद असली मालिक क्लियर हो गया, हम्म। तो वो अपनी गाड़ियां लेने कोर्ट गया। अब सरकार का डिफेंस सुनिए। क्या कहा उन्होंने? सरकार के वकीलों ने कहा कि देखिए, हमने तो लॉ एनफोर्स करके सीज की थी, हमारा और मालिक का कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, तो हम बेली कैसे हुए? देखने में तो आर्ग्यूमेंट सॉलिड लग रहा है, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था। राइट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को पूरी तरह खारिज कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि बेलमेंट सिर्फ वहां नहीं होता जहां पार्टीज आमने सामने बैठकर अग्री करें। जब सरकार ने पावर यूज करके सामान जब्त किया तो उन्होंने एक्सक्लूसिव पोजेशन ले लिया। राइट, मालिक तो अब छू भी नहीं सकता था। एग्जैक्टली। तो पोजेशन आते ही सरकार कानून की नजर में ऑटोमेटिकली बेली बन गई और उनकी ड्यूटी थी कि गाड़ियों की देखभाल करें। वाओ, सिर्फ इसलिए कि डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, सरकार लायबिलिटी से भाग नहीं सकती। बिल्कुल, पोजेशन खुद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब तक हमने समझ लिया कि पोजेशन कैसे मिलता है, चाबी से या वॉलेट उठाने से या सीज करने से। लेकिन इस प्रोसेस का एंड गोल क्या होता है? एंड गोल बहुत सिंपल है, हर बेलमेंट किसी मकसद के लिए होता है और जब वो पूरा हो जाए तो सामान वापस मिलना चाहिए। वापस। और यहाँ एक लैटिन टर्म यूज होता है ना लीगली? हाँ, इन स्पीशी। इसका मतलब है कि गुड्स यानी सामान एग्जैक्टली उसी फॉर्म में वापस आना चाहिए या फिर उस ऑल्टर्ड फॉर्म में जो मालिक ने बोला था। इन स्पीची। ओके, तो इसको टेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश बैंक के लॉकर में गए। राइट। तो क्या ये बेलमेंट है? सेफ कीपिंग के लिए ही तो सामान दिया। देखने में लगता है पर लीगली ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ इन स्पीसी वाला रूल फेल हो जाता है। क्यों? पैसे तो वापस मिलते ही हैं। पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या बैंक आपको एग्जैक्टली वही नोट्स वापस करता है जो आपने दिए थे? हाँ। क्या सीरियल नंबर सेम होता है? नहीं, वो इक्वल वैल्यू देता है, सेम नोट्स नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए कैश डिपॉजिट बेलमेंट नहीं है, ये डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है। बेलमेंट के लिए कंप्लीटली वही फिजिकल चीज वापस आनी चाहिए। जैसे अगर सोने का बिस्किट दिया तो उसकी अंगूठे वापस मिलना बेलमेंट है। राइट, क्योंकि बेसिक मटेरियल वही है, लेकिन कैश डिपॉजिट नहीं है। ये एक बहुत सटल बट मैसिव फर्क है। सच में। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इसके टाइप्स कितने होते हैं। लॉ इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला रिवॉर्ड यानी पैसे के आधार पर, और दूसरा बेनिफिट के आधार पर। ओके, पहले रिवॉर्ड वाला देखते हैं। इसमें दो हिस्से हैं ना, ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस। हाँ। ग्रेट्यूटस का बेसिक मतलब है मुफ्त, जहां पैसे का लेन देन नहीं है। जैसे किसी पड़ोसी को ड्रिल मशीन फ्री में दे दी। राइट। और नॉन ग्रेट्यूटस मतलब कमर्शियल, जैसे लैपटॉप ठीक करने दिया सर्विस सेंटर में और रिपेयर चार्ज दिया। एग्जैक्टली। अब बेनिफिट के आधार पर तीन हिस्से हैं। पहला जहां सिर्फ बेलों का फायदा हो, दूसरा जहां सिर्फ बेली का फायदा हो, और तीसरा जहां दोनों का फायदा हो। चलिए इसको एक एसयूवी वाले एग्जाम्पल से परमानेंटली क्लियर करते हैं। मान लीजिए अमित के पास एक एसयूवी है। ओके। पहली सिचुएशन में अमित आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और अपनी गाड़ी अपने दोस्त राहुल के घर फ्री में पार्क कर देता है। राहुल इसका कोई पैसा नहीं लेता। तो यहाँ राहुल का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ अमित का फायदा है। तो ये हुआ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, और क्योंकि फ्री है तो ग्रेचुइटस बेलमेंट। परफेक्ट। अब दूसरी सिचुएशन, राहुल को रोड ट्रिप पर जाना है और वो अमित से उसकी एसयूवी मांगता है। अमित खुशी से मुफ्त में दे देता है। अब केस पलट गया, अमित का कोई फायदा नहीं, पूरा फायदा राहुल का है। तो ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली हुआ, और फ्री है तो ये भी ग्रेचुइटस। राइट। और तीसरी सिचुएशन, अमित गाड़ी का इंजन ठीक कराने सर्विस सेंटर देता है और मैकेनिक को पैसे देता है। यहाँ विन विन है दोनों के लिए। अमित की गाड़ी ठीक हुई, मैकेनिक को पैसे मिले।
तो ये म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, और कमर्शियल है तो नॉन ग्रेचुइटस। लेकिन लॉ इन सबको इतना स्पेसिफिकली क्लासिफाई क्यों करता है? क्योंकि लॉ ड्यूटी ऑफ केयर मेजर करता है इस बेस पर। कमर्शियल बिलमेंट में केयर का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, लेकिन मुफ्त वाले में लॉ थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। ओह अच्छा, लाइबिलिटीज एडजस्ट होती है। तो इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकला? यही कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ हेवी कोर्टरूम्स तक सीमित नहीं है। ओनरशिप और पोजेशन का एक छोटा सा फर्क हमारी रोजमर्रा की चीजों को लीगल फ्रेम में डाल देता है। वही तो, हमें लगता है बस रेस्टोरेंट में कोट टांगा या वॉलेट उठाया, लेकिन लॉ डीपली देखता है कि पोजेशन किसके पास आया। बिल्कुल। बेलमेंट एक अनस्पोकन ट्रस्ट बनाता है सोसाइटी में कि अगर आपके पास किसी की प्रॉपर्टी है तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस को एंड करने से पहले मैं एक बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़ती हूँ, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो कानून को टेस्ट करती है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए वही कार वाली सिचुएशन है। अमित ने राहुल को एसयूवी फ्री में दी वीकेंड ट्रिप के लिए, प्योरली दोस्ती में, एक ग्रेचुइटस बेलमेंट। लेकिन एक कैच है। अमित को पता था कि उस गाड़ी के ब्रेक्स में प्रॉब्लम है, लेकिन उसने लापरवाही में राहुल को बताया ही नहीं। ओह नो। राहुल हाईवे पर जाता है, ब्रेक लगाता है और ब्रेक काम नहीं करते। एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल सीरियसली इंजर्ड और गाड़ी खत्म। ये तो बहुत ट्रैजिक हो गया। अब स्ट्रिक्टली लीगल लेंस से सोचिए, क्या इस प्योरी फ्री दोस्ती वाले कॉन्ट्रैक्ट में अमित को अपने इंजर्ड दोस्त राहुल को हेवी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? उफ। अमित ने तो मुफ्त में गाड़ी दी थी, उसका कोई एक कॉमर्शियल फायदा तो था नहीं। तो क्या मुफ्त के फेवर में भी लॉ आपको हर्जाना पे करने के लिए मजबूर कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 150 की कॉम्प्लेक्सिटीज में छिपा है। बिल्कुल, जहां दोस्ती और कानून आपस में टकराते हैं। इस पॉइंट पर हम ये चर्चा यहीं रोकेंगे। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए, इस पर विचार कीजिए और डेली लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक नए नज़रिए से देखिए।